Good evening, student. Today we'll continue our chapter friction. In previous video, you have learned about contact force and non-contact force. Today we'll discuss friction or necessary evil. Recall your experience. Is it easier to hold a cooler, earthen pot, or a glass tumbler? It is clear that the surface of a glass tumbler is smooth while cooler is rough. That's why glass tumbler slips but a cooler does not. So holding a glass tumbler is difficult than to hold a cooler. जो कुल्हड़ आप चाय पीने के लिए यूज़ करते हो वो या फिर एक कांच का ग्लास, दोनों में से आपको पकड़ने में यदि उसमें चाय भरती तो कौन सा आसान रहेगा? डेफिनेटली कुल्हड़, क्योंकि कुल्हड़ का सरफेस कैसा है, थोड़ा रफ है, जिसकी वजह से आप अच्छे से उसको होल्ड कर पा रहे हो. Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it, would it become easier or more difficult to hold it? और गलती से उस आपका जो ग्लास टम्बलर है या कांच का पेला है उसको बाहर से ऑयल लग गया या साबुन का हाथ लग गया है तो आप उसको पकड़ने में आपको आसानी होगी कि दिक्कत जाएगी. इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन एट ऑल. यदि फ्रिक्शन नहीं रहता तो क्या होता? Could vehicles move on the road? If there had been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. You could not write with pen or a pencil if there was no friction. It is due to only friction that we can write with chalk on blackboard. When something is written with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which sticks to the blackboard. यहाँ पे हो क्या रहा है कि फ्रिक्शन यदि नहीं होता है, यदि फ्रिक्शन ही नहीं रहता तो क्या हो जाता था? क्या आप साइकिल चला पाते थे? कोई व्हीकल रास्ते पे मूव हो सकता था? इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड ऑटोमोबाइल्स, आपका टायर और रास्ता इसके बीच में कोई फ्रिक्शन ही नहीं है. इफ़ यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन, तो आप गाड़ी चला नहीं पाते थे, आप टर्न नहीं ले पाते थे, जो आपको डायरेक्शन चेंज करना है, मुड़ना है, तो वो भी पॉसिबल नहीं रहता था और व्हीकल को स्टॉप करना भी पॉसिबल नहीं हो पाता था इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन. यू कुड नॉट राइट. इवन आप जो लिखते हो कॉपी में या ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन चॉक एंड सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड, इंक एंड सरफेस ऑफ द पेपर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो फोर्स अपोज कर रहा है आपकी मोशन को या आपकी मूवमेंट को, मतलब वो दोनों बैलेंस हो रहे हैं, इसलिए आप अपना लिखने का काम कर रहे हो. मैंने इसके पहले भी बताया है कि फोर्स कभी भी कैसे होता है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. वो पेयर में रहता है. एक फोर्स काम कर रहा है तो उसको अपोज करने वाला दूसरा फोर्स वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से वो काम पूरा होता है. तो यहाँ पे लिखने का काम पूरा हो रहा है क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ अपोज कर रहा है. जो कि फ्रिक्शन कैसे डेवलप हो रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप बिटवीन द चॉक एंड द सरफेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड, इंक और द पेन एंड द सरफेस ऑफ द पेपर, या रोड और आपके गाड़ी के टायर्स, इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है, इट अपोज द मोशन और वी कैन से इट balances the force which you are applying and due to which the vehicle moves. You can write on paper, even teacher can write on blackboard with the help of chalk. When something is written with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particle which stick to the blackboard. कभी कभी आप क्लास में देखते होंगे कि उसको डस्टर से जब टीचर रब करती है तो कुछ वहाँ पे चॉक पार्टिकल वैसे ही दिखते हुए चिपके हुए आपको दिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे. इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन. कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है और वहाँ पे फ्रिक्शन है ही नहीं, उसको अपोज करने वाला कोई फोर्स बचा ही नहीं, तो वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, वो रुक नहीं पाएगा. वी कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल. इवन हम लोग जो दीवार पे कीले को क्या करते हैं, ठोकते हैं, कीला लगाते हैं ना, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता था यदि फ्रिक्शन नहीं होता था. टाई अ नॉट और कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग विदाउट फ्रिक्शन. बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाती थी यदि फ्रिक्शन नहीं होता था.
तो फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण, ये एक बुराई है बट ये बहुत ज़रूरी है। इस फ्रिक्शन की वजह से ही बहुत सारे काम हमारे हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन इविल टू। फ्रिक्शन को हम इविल भी बोलते हैं। यहाँ पे तो फ्रिक्शन हमारे लिए क्या हो गया है, एक ज़रूरी हो गया है। बट फ्रिक्शन इविल कैसा है? इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बेयरिंग्स और सोल्स ऑफ द शूज़। अब जब यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, वहाँ रब हो रहे हैं दो सरफेसेस, तो जो दो सरफेसेस रब हो रहे हैं उनकी वजह से उन दोनों की जो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे आप देखोगे कि आपकी जो चप्पल है, आप चलते हो तो धीरे धीरे उसका शूज़ का सोल ऑफ द शूज़ क्या होता है, वो घिसने की वजह से ख़राब हो जाता है। या बॉल बेयरिंग्स आपके साइकिल के धीरे धीरे ज़्यादा चलाते हो साइकिल को, तो वो फ्रिक्शन होता है, मतलब वहाँ रब हो रहे हैं, तो वो घिसने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, नए डालने पड़ते हैं। कैन फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट? इसके अलावा जो फ्रिक्शन होता है, जो दो रफ सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर घिसे जाते हैं, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। सही में होती है? चलिए देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस, विगरसली रब यूर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट। और सही में हीट प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपके दोनों पाम्स को अच्छे से रब करना है, घिसना है 5 मिनट के लिए। डू दे बिकम वार्म? क्या वो सही में आपको गर्म लग रहे हैं? नाउ यू लर्न दैट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। हाँ, हमें वो गर्म लगते हैं, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। When you strike a matchstick against the rough surface, it catches fire due to generation of heat by friction. आप देखे होंगे कि माचिस की तीली उस आप मैच बॉक्स के उस सरफेस पे, जो कि रफ सरफेस है, उसके ऊपर आप खींचते हो तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और माचिस की तीली जलती है। वैसे तो माचिस की तीली उस बक्से में रहती है, बट वो अपने आप नहीं जलती। वो जल क्यों रही है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब वो माचिस की तीली और उस मैच बॉक्स का सरफेस, इन दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, वो फ्रिक्शनल सरफेस या फ्रिक्शन हो रहा है, और वो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उससे वो माचिस की तीली क्या हो रही है, जल रही है, या फिर इट कैचेस फायर, ऐसे हम बोल सकते हैं। देयर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन जनरेट हीट। इन फैक्ट, when we operate a machine, the generated heat causes much wastage of energy. कोई भी मशीन हम जब चलाते हैं, या हम बोलते हैं कि बहुत देर तक गाड़ी चली है तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, तो ये गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो हीट एनर्जी क्या होती है, वेस्ट चली जाती है। ये भी हमारे लिए एक क्या है, इट इज़ वेस्टेज ऑफ एनर्जी हम बोल सकते हैं। इस तरह से फ्रिक्शन जितना ज़रूरी है उतना वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो हम ऐसे कौन सी ऐसी मेथड्स है जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस होगा या बढ़ेगा? हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज़ ग्रूव्ड? आप देखोगे शूज़ के जो सोल होता है, नीचे वाला हिस्सा, वो ग्रूव्ड होता है, वो प्लेन नहीं रहता है, रफ सरफेस टाइप होता है। ड्यू टू दिस ग्रूव्स शूज़ प्रोवाइड बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर। और उसकी वजह से क्या होता है, वो ग्रिप मिलता है हमें। शूज़ जब पहनते हैं और चलने लगते हैं तो एक ग्रिप आता है चलने में, सो दैट वी कैन मूव सेफली, और हम लोग इसकी वजह से बिना गिरे सीधे अच्छे से मूव होते हैं। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। आपने टायर भी देखे होंगे, तो उस टायर के ऊपर भी ऐसे ग्रूव्स होते हैं। वो प्लेन नहीं होता है टायर, स्मूथ सरफेस नहीं होता है। वो ग्रूव्स किस लिए है? जिसकी वजह से क्या होगा, वो व्हीकल सेफली इस पे मूव हो, स्लिप ना हो। We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycle and automobile. और फ्रिक्शन हमें यदि बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक पैड्स उसमें लगाते हैं। आपने देखा होगा कि बाइसिकल हो चाहे कोई भी व्हीकल हो, उसमें ब्रेक्स रहते हैं। ये ब्रेक्स क्या करते हैं, increase the friction. When we are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheel. जब हम
बाइसिकल चलाते हैं, साइकिल को चलाते हैं, तो वो ब्रेक पैड, ब्रेक शूज़ उसको टच नहीं करते व्हील को। वो व्हील को टच करेंगे तो वहाँ पे साइकिल रुक जाएगी। पर जब आप ब्रेक लगाते हो तब वो क्या करते हैं, ब्रेक शूज़ आपके व्हील को टच होते हैं और आपकी साइकिल वहाँ पे रुक जाती है। But when we press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. वहाँ पे फ्रिक्शन होता है उस ब्रेक शूज़ और व्हील्स के बीच में और वो आपकी साइकिल रुक जाती है। You might have seen that कबड्डी प्लेयर rub their hands with soil for a better grip of their opponents. कबड्डी गेम आपने यदि देखा होगा तो वहाँ पे क्या है कि प्लेयर्स जो है अपने हाथ को ना अच्छे से मलते हैं उसी ग्राउंड में, उसी सॉइल में, तो ताकि वो अपोनेंट्स को, जो आपके अपोजिट है जिसमें आप जाओगे, एंट्री करोगे, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए, तो उसको अच्छे से पकड़ के ला सकोगे। जिमनास्ट फॉर बेटर ग्रिपिंग अप्लाई सम कोर सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जिमनास्ट वाले जो लोग हैं वो अपने हाथ पे कोई तो भी एक कोर्स यानी सब्सटेंस क्या करते हैं, रब करते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़े। इज फ्रिक्शन नेसेसरी इन एवरी सिचुएशन? क्या ये फ्रिक्शन हर सिचुएशन में ज़रूरी है? हर बार इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है? इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज़ अनडिज़ायरेबल, बट कई बार ये फ्रिक्शन की हमें ज़रूरत नहीं होती है, सो दैट इन दिस सिचुएशन वी मिनिमाइज इट। और ऐसे सिचुएशन में हम फ्रिक्शन को क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कैरम आप खेलते हो तो उसके ऊपर आप पाउडर स्प्रिंकल करते हो। क्यों करते हो? ताकि फ्रिक्शन कम हो और आपकी जो गोटी है वो आसानी से क्या हो जाएगी, आगे मूव होगी। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोवर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ अ डोर, द डोर मूव स्मूथली। आपके घर में आप देखे होंगे कि दरवाजे से आवाज़ आती है तो वहाँ पे तेल डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो उसकी हिंजेस जो है, आयरन पार्ट, वो अच्छे से स्मूथली मूव होता है। या इवन बाइसिकल या मोटर मैकेनिक्स यूज़ ग्रीस, आप ग्रीस यूज़ करते होगे अपनी बाइसिकल में। मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन इन द अबाउ केसेस वी वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो ये ग्रीस या ऑयल क्यों यूज़ होता है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। उसकी एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है और फ्रिक्शन को कम करना है। दैट टाइम वी यूज़ कैरम पाउडर, then oil, grease, which reduces friction. When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed and moving surface do not directly rub against each other. जब ये पाउडर या ऑयल या ग्रीस आप यूज़ करते हो तो वो एक लेयर फॉर्म करती है उस सरफेस के ऊपर और वो दूसरे सरफेस से डायरेक्टली कांटेक्ट में आने नहीं देती है। जैसे बात करते हैं कैरम बोर्ड की, आपने कैरम बोर्ड के ऊपर पाउडर को स्प्रिंकल किया तो उसकी वजह से क्या हो गया, कैरम बोर्ड का जो सरफेस है और आपकी जो गोटी है उसका सरफेस, इन दोनों के बीच में आ गई आपकी पाउडर। उसने क्या कर दिया, दोनों को जो रब हो रहा था और फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा था उसको कम किया। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट सो दैट मूवमेंट बिकम स्मूथ। और जो इंटरलॉकिंग हो जाता है, जो इरेगुलरिटी फॉर्म हो रही है, इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक कम करते हैं बाय यूजिंग दिस। और सरफेस को स्मूथ करने का काम करता है, चाहे ऑयल हो, ग्रीस हो, चाहे वो पाउडर हो। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। और ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्रिक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडविजिबल टू यूज ऑयल एज अ लुब्रिकेंट एज एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जहाँ पे लुब्रिकेंट नहीं यूज़ होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, एयर कुशन को यूज़ करते हैं, जिससे फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस होता है। You read the chapter. Thank you.